हेलो बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में जो पहला चैप्टर स्टार्ट किया जीवों में जनन, उसके पहले टॉपिक इकाई जनन के बारे में पढ़ा है। और अब हम अगले वीडियो में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन के अंतर्गत अलैंगिक जनन होता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या विधियां हैं और इससे क्या लाभ और क्या हानि होने वाली है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अलैंगिक जनन क्या होता है। जब किसी भी संतति की उत्पत्ति केवल एक जनक के द्वारा हो तब इस प्रकार का जो जनन है वो अलैंगिक जनन कहलाता है। बच्चों, इसके पहले भी हमने बताया कल के वीडियो में कि कायिक जनन जो है उसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है और इसी वजह से कायिक जनन अलैंगिक जनन दोनों में यही समानता है कि दोनों में सिर्फ एक ही पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं संतति की उत्पत्ति में। क्योंकि एक ही पेरेंट्स से ही संतति की उत्पत्ति होती है, तो जो संतति होती है वो आकार, प्रकार और अपने आनुवंशिक रूप से पूरी तरह से अपने पेरेंट्स की आइडेंटिकल होती है। और ऐसी संतति जो आकार में, आनुवंशिक रूप में अपने पेरेंट्स के समान हो, वो संतति क्लोन्स कहलाती है। ये जो अलैंगिक प्रजनन की जो प्रक्रिया है वो एक कोशिकीय जीवों में और सरल शारीरिक संगठन वाले जीवों में पाई जाती है। तो जाहिर सी बात है कि उच्च कशेरुकी और अकशेरुकी जीवों में या पौधों में ये प्रक्रियाएं नहीं मिलती हैं। इसके बाद हम आएंगे कि क्या विशेषताएं हैं अलैंगिक जनन की। तो सबसे पहले विशेषता है युग्मक का निर्माण एवं युग्मक संलयन अनुपस्थित होता है। यानी कि अलैंगिक प्रजनन में जो कि एक ही पेरेंट्स होता है तो इसमें युग्मक निर्माण की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। और जब युग्मक निर्माण नहीं होता है तो इनके फ्यूजन जैसी यानी कि संलयन जैसी भी सारी प्रक्रियाएं इसमें अनुपस्थित होती हैं। अगली विशेषता है केवल समसूत्री विभाजन होता है। क्योंकि इसमें सिर्फ समसूत्री विभाजन होता है जिससे कि जो पेरेंट सेल की आइडेंटिकल उसकी क्लोन सेल्स बन जाती हैं। तो इस प्रोसेस के द्वारा समसूत्री विभाजन की उपस्थिति की वजह से इसमें किसी भी प्रकार की विभिन्नताएं नहीं आती हैं। और आपको पता होगा कि विभिन्नताएं ही विकास में सहायक होती हैं। जैव विकास की एक सीढ़ी होती है विभिन्नता। अगला आएंगे अनुकूल परिस्थितियों में संपन्न। अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है ये हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में ही पौधों में या जानवरों द्वारा की जाती हैं। अनुकूल परिस्थितियां ना हो तो अलैंगिक जनन की प्रक्रिया जो है वो संपन्न होने में कठिनाई होती है। इसके बाद अगला टॉपिक है विधियां। यानी कि अलैंगिक जनन के लिए पौधों में या जानवर में ऐसी क्या क्या विधियां होती हैं। सबसे पहला है विखंडन या विभाजन, दूसरी विधि है मुकुलन, तीसरी विधि है बीजाणु निर्माण, चौथी विधि है कोनिडिया और अगली विधि है खंडन। ये 5 विधियां हैं जिसके द्वारा अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है। इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे विखंडन या विभाजन। जैसा कि इसके नाम से ही है विखंडन या विभाजन, यानी कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, जब भी कोई नया जीव बने या कुछ भी बने तो जनन का जो आधार है ये हमेशा कोशिका विभाजन ही होता है। ये जो इस टाइप का है कोशिका विभाजन ही होता है और इसी के द्वारा ही नई नई कोशिकाएं बनती हैं। तो कोशिका के विभाजन के आधार पे हम विखंडन को अगले में भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है द्विविभाजन और दूसरा है बहुखंडन। द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन, जैसा कि इसके नाम से ही कंफर्म है कि विभाजन के बाद 2 सेल का निर्माण। ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया में सेल्स होती हैं, सेल जो है वो डिवाइड होती हैं और एग्जाम्पल है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, यानी कि जगत प्रोटिस्टा के जितने भी एनिमल्स हैं उनमें ये प्रक्रिया पाई जाती है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले सेल्स होंगी। सेल्स जो है वो जब इनका जनन का टाइम आता है, इनके अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो ये जो सेल्स होती हैं ये भोज्य पदार्थों को संचित करती हैं और ये अपने आकार में बढ़ जाती हैं। इसके बाद चूंकि जितने भी जगत प्रोटिस्टा के एनिमल्स हैं उनमें ट्रू के न्यूक्लियस मिलता है यानी सत्य केंद्रक मिलता है, इसलिए सबसे पहले इसका डिवीजन जो है वो केंद्रक से ही स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसका केंद्रक डिवाइड होना शुरू होगा, उसके बाद उसके किनारे की जो सेल्स होंगी इनकी वॉल होगी वो अंदर की तरफ धंसना शुरू कर देती है। कुछ टाइम के बाद न्यूक्लियस डिवाइड होकर 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इनकी जो सेल्स है वो इस तरीके से धंस करके बना लेती हैं, अलग करके वॉल बनाती है धीरे धीरे और फिर ये इस तरह से दोनों अलग हो जाती हैं।
यानी अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन जैसे जितने भी जीव हैं सब में इस तरह की प्रक्रिया मिलती है और इससे एक पेरेंट कोशिका से दो डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। अगर इसके जो प्राणी हैं जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, अगर ये दुर्घटनावश इनको ना मरे तो ये चूंकि एक ही सेल से अगली 2 सेल्स बन जाती हैं, तो ऐसे जीव जो है वो अमर जीव कहलाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है बहुखंडन यानी कि मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में इस प्रक्रिया में सेल बॉडी होती है, इसका जो केंद्रक है वो डिवीजन करना शुरू करता है। ये केंद्रक डिवाइड होकर के बार बार डिवाइड होता है और कई सारे केंद्रक बना लेता है। जब ये केंद्रक बन जाते हैं तो इनके किनारे किनारे सेल वॉल बन जाती है, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं। और जब ये बन के कंप्लीट हो जाती है तो इनकी जो आगे की जो आउटर जो वॉल होती है रप्चर कर जाती है और ये जो सेल्स होती है वो बाहर निकल जाती है। और जितनी सेल्स यहाँ से निकलती हैं वो एक अलग एनिमल्स या प्लांट बनाने में सक्षम होती हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लाज्मोडियम। और नेक्स्ट है, ये है पहला विखंडन का। अब नेक्स्ट प्रोसेस है मुकुलन का। मुकुलन यानी कि बडिंग ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में सेल्स के ऊपर एक उभार बनना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उभार बनते हैं, ये सेल्स इन उभार धीरे धीरे बड़े होते हैं। इनकी जो न्यूक्लियस है वो भी डिवाइड हो जाते हैं। डिवाइड होकर के ये न्यूक्लियस जो उभार यानी बड जैसी संरचना बनी है उसमें एंटर कर जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वो उभार जब बड़े हो जाते हैं यानी मैच्योर होते हैं तो वो अपनी पेरेंट बॉडी से अलग होकर के एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह की जो भी प्रक्रिया है वो ईस्ट में या एक कोशिकीय जो कवक है उनमें हाइड्रा में सब मिलती हैं। और स्पंज में कभी कभी ये जेम्यूल का भी फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि इंटरनल बड्स बनती हैं। आंतरिक ये बड जो बाहर की तरफ है वो इंटरनल बनती है जिसको जेम्यूल कहा जाता है। उसके बाद जो अगला प्रोसेस है वो बीजाणु निर्माण का है, यानी इसके थ्रू भी बीजाणु निर्माण के थ्रू भी ये प्रक्रिया होती है। इसमें बीजाणु निर्माण में इसमें बीजाणुधानियाँ बनती हैं। बीजाणुधानियाँ उसमें छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं मेटासिस डिवीजन से। कुछ टाइम के बाद वो कंप्लीट मैच्योर हो जाते हैं तो अपनी पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं। बीजाणु निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कवक में, शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, इन सब में पाई जाती है। जो कि बीजाणु है, बीजाणु एक भित्तियुक्त छोटी सी संरचना होती है, एक भित्तियुक्त संरचना होगी जिसको बीजाणु कहेंगे। ये फ्लैजिलेटेड भी हो सकती है, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकती है। ये संरचना चूँकि ये बनती है प्लांट बॉडी में, तो ये संरचना जो है इसका जो प्रकीर्णन होता है यानी इसको जिस जगह पहुंचना होता है, ये सारे जो प्रोसेस होते हैं वो एक माध्यम से, चाहे जल हो, वायु हो, इनके द्वारा होता है और इसी के द्वारा ये दूर दूर तक प्रकीर्णित होते जाते हैं। और ये बीजाणु जिसमें बनते हैं वो बीजाणुधानियाँ कही जाती हैं। बीजाणु भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है चल बीजाणु, दूसरा होता है अचल बीजाणु। चल बीजाणु वो होते हैं जो चल नाम से ही कंफर्म हो रहा है, यानी कि जो मोटाइल है, जो एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। ये बीजाणु, इनमें फ्लैजला होते हैं। फ्लैजला के थ्रू ये बीजाणु मूवमेंट कर सकते हैं, चाहे हवा के द्वारा चाहे जल के द्वारा तैर करके जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक बीजाणुधानी बनती है, जिसमें भी बीजाणुधानी बनेंगी, उसके जो न्यूक्लियस होंगे डिवाइड होते हैं, डिवाइड होने के बाद बीजाणु बनाते हैं। इन बीजाणु में फ्लैजला होते हैं और ये बीजाणु जब बीजाणुधानी मैच्योर हो जाती है यानी बीजाणु ठीक से बन जाते हैं तो बीजाणुधानी रप्चर कर जाती है और ये बाहर की तरफ आ जाते हैं और उसके बाद इनका प्रकीर्णन हो जाता है। इनके जो भी माध्यम हो, चाहे हवा हो या जल के द्वारा, ये एक दूसरे स्थान पे पहुंच जाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो फाइटोप्थोरा है, एल्ब्यूगो है, यूलोथ्रिक्स है, जलीय कवक है, क्लेमाइडोमोनास है, इन सब इत्यादि। इन सब में इस तरह के जल बीजाणु का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है अचल बीजाणु यानी अप्लैनोस्पोर। अचल नाम से कंफर्म है यानी कि ये चल नहीं सकते, यानी ये नॉन मोटाइल होते हैं। ये बीजाणु, इनका निर्माण बीजाणुधानियों में होता है। इनका भी जैसे आप देख रहे हैं कि ऐसे इनके जो प्ररोह निकले होते हैं ऊपर की तरफ, वायवीय भाग होते हैं, यहाँ पे इस तरह से बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। इन बीजाणुधानियों में इनके जो न्यूक्लियस है डिवाइड होकर के ढेर सारे बीजाणु बना लेते हैं। जब ये बीजाणुधानी मैच्योर कर जाती है
तो ये ब्रेक कर जाते हैं और ब्रेक करके इनके जो बीजाणु हैं, चूँकि ये अचल हैं यानी नॉन मोटाइल हैं, चल नहीं पाते हैं, इस वजह से यहीं पे गिर जाते हैं और जब इनको अपने अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो ये ग्रो कर जाते हैं। जो बीजाणु दाने में इनका निर्माण होता है इसको स्पोरेंजियम कहते हैं और बीजाणुओं को स्पोर्स कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है वो म्यूकर में, राइजोपस, फ्लेक्सा इन सब में प्राप्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो कोनिडिया है। कोनिडिया ये जो है इस तरह से एक संरचना बनती है, इसको कोनिडियोफोर कहते हैं। इसी कोनिडियोफोर पे एक छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको कोनिडिया कहते हैं। ये कोनिडिया भी अप्लानोस्पोर की तरह होते हैं यानी कि नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, फ्लैजेला अनुपस्थित होते हैं। ये कोनिडियम जो बनते हैं एक के ऊपर एक करके बनते हैं। ये भी दो तरह के डायरेक्शन में बनते हैं, एक एक्रोपिटल डायरेक्शन होता है, एक बेसिपिटल डायरेक्शन होता है। एक्रोपिटल डायरेक्शन वो होता है जिसमें यंग कोनिडिया यानी कि जो यंग कोनिडिया टिप पे होंगे, यानी कि जो टिप पे हो वो यंग कोनिडिया है और जो बेस पे है वो ओल्ड कोनिडिया है। इस तरह का जो डायरेक्शन होगा वो एक्रोपिटल डायरेक्शन कहता है। और नेक्स्ट जैसे इसका विपरीत हो यानी कि यंग कोनिडिया बेस पे हो और जो मैच्योर यानी ओल्ड कोनिडिया हो वो टिप पे हो, तो ऐसे जो डायरेक्शन कहलाते होते हैं वो बेसिपिटल डायरेक्शन कहलाते हैं। ये जो प्रक्रिया है यानी इस तरह के जो फॉर्मेशन होती है ये पेनिसिलियम में, एस्परजिलस एटसेट्रा इन सब में प्राप्त होती है। इसके बाद आता है नेक्स्ट खंडन। इसमें बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, इस तरह से बनते हैं। ये माइसीलियम किसी भी दुर्घटनावश ब्रेक कर जाते हैं। जब ये माइसीलियम ब्रेक करते हैं, जिस तरह से फिगर में दिखाया गया है ब्रेक किए, तो ये माइसीलियम जितने भी पार्ट में डिवाइड होता है उसका हर एक पार्ट सक्षम होता है एक नए फिलामेंट के निर्माण के लिए या एक नए माइसीलियम के निर्माण के लिए। तो ये जो प्रक्रिया है ये खंडन कहलाती है। खंडन यानी कि टूट करके उसके टूटे हुए टुकड़ों से एक नए बॉडी का निर्माण होना पूरे प्लांट का या फिर उसके जीव का, वो क्या कहलाता है? खंडन कहलाता है। इस तरह की जो प्रक्रिया है वो यूलोथ्रिक्स में, स्पायरोगायरा में और ब्रायोफाइट्स के कुछ प्लांट्स में मिलती है प्लांट बॉडी में, जो एक्सीडेंटली अगर वो ब्रेक हो जाते हैं। इस तरह से ये 5 प्रोसेस हैं जो अलैंगिक जनन के हैं। इसके आगे बाद हम उसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे और उसकी हानियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके महत्व को जानेंगे। इसका पहला है कि आनुवांशिक शुद्धता हमेशा बनी रहती है, यानी कि चूंकि इसके पहले भी आप जाने एक ही जनक भाग लेता है, माइटोसिस डिवीजन होता है और जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे उसकी आइडेंटिकल उसकी संतति प्रोजेनी होती है। तो इस हिसाब से जो भी कैरेक्टर उसके पेरेंट्स में होते हैं वही कैरेक्टर उसके संतति में ट्रांसफ़र होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और इस तरह से अगर कोई अलग से कोई युग्मक या कोई चीज़ उसमें मिक्स नहीं होती है तो उनकी जो शुद्धता प्योरिटी है वो भी बनी रहती है। इसके बाद दूसरा इसका जो महत्व है, चूँकि इसी का ही अलैंगिक जनन का ही एक पार्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, तो ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जिनमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं, या अगर बीज उत्पन्न हो तो उसमें उनकी क्षमता नहीं होती कि वो एक नए पौधे का निर्माण कर ले, या कुछ में ऐसे होते हैं जो लैंगिक क्षमता जिनकी समाप्त हो चुकी होती है। ऐसे पौधों के लिए ये सारे प्रोसेस या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये बहुत ही लाभदायक होता है, जैसे केला है, गन्ना है, अंगूर है, एटसेट्रा। इसके बाद तीसरा प्रोसेस, चूंकि इसमें लैंगिक जनन नहीं होता इसलिए किसी भी तरह की विशिष्ट संरचना का निर्माण नहीं होता। जब ये सारी चीज़ें नहीं होती तो इनके भोज्य पदार्थों का जो अपव्यय है वो जो है नहीं होता है और वो उनको अपने में ही यूज कर लेते हैं। उसके बाद चूँकि अगर लैंगिक रिप्रोडक्शन हो तो इसमें सुगंध और रंग ये सारी चीज़ें पौधों में होती हैं जिससे वो सारे प्रोसेस कंप्लीट हों। तो इन सब में ये नहीं होता, इसलिए सुगंध, रंग और सारी चीज़ों के निर्माण के लिए इसके कोई भी जैव पदार्थ व्यय नहीं होते हैं। इसके बाद अगला जो है ये इसके महत्व है कि अगर इनके प्रवर्धन यानी कि जो पिछले में पढ़ा था वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसके द्वारा जो भी हम पौधों को तैयार करते हैं उसमें जो फ्लावरिंग है वो काफ़ी तेज़ी से होती है यानी जल्दी होती है और ये किफ़ायती भी होता है, मेहनत भी कम लेता है और कम टाइम में हम उसको तैयार भी कर सकते हैं। ये था इसका महत्व। अगला इसकी हानि है। क्या इसकी हानि है? तो सबसे पहले ये है कि ये एक ही पेरेंट्स उसमें भाग लेता है और इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसकी वजह से इसमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं।
और आपको पता है कि विभिन्नताएं ही जैव विकास का आधार बनती हैं। तो जब विभिन्नताएं नहीं आती है तो नई प्रजातियों का विकास संभव नहीं हो पाता है। उसके बाद दूसरा, इनके बीजाणु जो है वो ज़्यादा की संख्या में बनते हैं, क्योंकि अगर उनको विकृत होने के लिए उचित स्थान नहीं मिला तो ये अंकुरण नहीं कर पाते हैं। तो उस हिसाब से उन पे लगाई हुई जितनी भी संसाधन है और ऊर्जा है वो व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि उनको एक से ज़्यादा में निर्माण करना होता है। दूसरा है, अगला है तीसरा, एक स्थान पर जमा हुए जीवों में, यानी कि अगर इनके चूंकि ये प्रकीर्णित होते रहते हैं, अगर एक ही स्थान पे इनकी संख्या एक से ज़्यादा हो गई, ज़्यादा की संख्या में हुई, तो वहाँ पे पोषक पदार्थों की कमी भी हो सकती है, जिससे वहाँ पे इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हो जाए। उसके बाद उनकी जो उनको चाहिए वो सारी चीज़ों की कमी हो जाए, ये सारी चीज़ें वहाँ हो सकती हैं। और अगला है, इसमें संकरोच की कमी होती है, क्योंकि दो अलग अलग तरह की चीज़ें वहाँ मिक्स नहीं होती हैं, एक ही चीज़ें शुद्ध रूप से चलती जाती हैं, इसलिए हाइब्रिड वहाँ पे, हाइब्रिड विगर की वहाँ पे कमी हो जाती है। तो इस तरह से ये है अलैंगिक जनन, इसके बारे में मैंने आपको सब बताया और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो है वीडियो, उसमें हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और अगले जो वीडियो है बनाए आपको मिलेगा, उसके लिए आप लैंगिक जनन के जो भी प्रोसेस है उसे आप पढ़े रहिएगा, और ताकि उसको आपको समझने में आसानी हो। थैंक यू।